फोकस। जितना जल्दी वीडियो स्टार्ट करोगे उतना जल्दी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। समृत और अर्णव को क्या प्रॉब्लम है? सर यहाँ पे बारिश होके हटी है अभी, तो सर नेट नहीं आ रहा अच्छे से। अर्णव को क्या प्रॉब्लम है? चलो स्टार्ट करते हैं। यस, एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क मी? लास्ट टाइम जो भी हमने पढ़ा था उसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो जल्दी से। नहीं? ठीक है, प्रॉब्लम्स पूछना शुरू करो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फंक्शन, दोनों में से किसी का भी पूछ सकते हो। अभी आज खत्म करनी है सारी प्रॉब्लम्स। पहले इनवर्स का पूछ लो। इनवर्स एनसीईआरटी में से। एनी प्रॉब्लम? Sir, example number 12, miscellaneous. हाँ जैनम, क्यों नहीं पूछ सकता? यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द क्लास। हाँ तन्मय क्या बोल रहे हैं? Sir, example number 12, miscellaneous. उससे पहले 2.1 में है किसी का कोई प्रॉब्लम? 2.1 उसका कोई एग्जाम्पल? पक्का? 2.2 एनी Yes, प्रॉब्लम? sir. हाँ बोल। So question number 13. 13 बिफोर 13 है किसी का? एक्सरसाइज 2.2 13 क्वेश्चन। tan of half of sin inverse 2x upon 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square। x mod is less than 1, वही डोमेन की वजह से दिया हुआ है। y greater than 0 and x into y is less than 1। ठीक है, now this is tan of half of, रिजल्ट रिकॉल करो। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सो दिस बिकम्स 2 tan इनवर्स x। सिमिलरली
again 2 tan inverse x is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square होता है. So this becomes 2 tan inverse y. 2 cancel हो गया. tan inverse x plus tan inverse y. So tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. x plus y upon 1 minus xy. देखो आंसर चेक करो, ये क्या. Yes, sir. Next. Next question. टू पॉइंट वन में 2.2 हो गया खत्म. ओके, मिसलेनियस एग्जांपल्स कौन सा पूछ रहा है तन्मय? Sir, 12. 12th example. Simplify tan inverse of a cos x minus b sin x upon b cos x plus a sin x. b cos x से डिवाइड कर दें. एग्जाम्पल नंबर 12th. तो tan इनवर्स जब हम b cos x से डिवाइड करेंगे तो a अपॉन b आएगा, माइनस tan x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस a अपॉन b इंटू tan x आएगा. आया समझ में? tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ये रहा. tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई की टाइप हो गया ये वाला. सो tan इनवर्स a यानी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x विच कैंसिल होके कितना आ जाएगा? x. सो tan इनवर्स a अपॉन b माइनस x. Okay, sir. देखो हो गया क्या? Yes, sir. नेक्स्ट. सर एक बार 11th भी बता दीजिए. सीक्वेंस का ध्यान रख जन्म, पीछे नहीं जाना है आगे जाने के बाद. ये सर आगे से ध्यान रखूंगा. Show that sin inverse 12 upon 13 plus cos inverse of this tan inverse of this is equal to pi. सबको tan inverse में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि tan inverse में फॉर्मूला आसान हो जाता है. tan inverse x plus tan inverse y वाला sin inverse और cos inverse में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. So we try to change into tan inverse. Third 11th. Sin inverse 12 upon 13 plus cos inverse 4 upon 5 plus tan inverse 63 upon 16 is equal to pi. We have to prove it. ठीक है? This is equal to tan inverse of. अब या तो हम ट्राइंगल बनाना ही आसान होता है. sin इनवर्स 12 अपॉन 13 को थीटा सपोज कर लो, तो sin थीटा का वैल्यू 12 अपॉन 13 हो गया. 12 इधर होगा, 13 इधर होगा. ठीक है, इधर कितना आ जाएगा? 5. सो 12 अपॉन 5 हो गया tan थीटा का वैल्यू, यानी tan इनवर्स 12 अपॉन 5 हो गया ये. सिमिलरली cos इनवर्स 4 अपॉन 5 90 डिग्री ये हो गया. cos ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना आ जाएगा? 3. तो tan इनवर्स 3 अपॉन 4 हो गया, प्लस tan इनवर्स 63 अपॉन 16. आगे यहां तक समझ में? यस सर. नाउ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला था tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab if a and b are positive and ab is less than 1. So this is equal to, इन दोनों में अगर मैं यूज करता हूं, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करने पर 4 3 जा 12, 3 into 3 9/5. मोर देन 1 आ रहा है, ये मोर देन 1 आ रहा है. देखो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? सो क्या लगेगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई
x पॉजिटिव y पॉजिटिव x इंटू वाई लेस देन 1, ये बताया था मैंने। उसके बाद दूसरा एक और बताया था, समथिंग इज टू बी एडेड हियर, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, x पॉजिटिव y पॉजिटिव x इंटू वाई इज मोर देन 1। कौन बताएगा इधर? व्हाट वाज हियर? 5 plus 5. पाई प्लस tan इनवर्स, क्योंकि x इंटू वाई अगर मोर देन 1 हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, उसकी वजह से ये वाला माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में लाई करेगा। पाई ऐड करने की वजह से ये पाई बाई 2 से पाई के बीच में हो जाएगा, जो यहाँ पर भी पाई बाई 2 से पाई के बीच में होता है। दिस इज व्हाट आई प्रूव्ड लास्ट टाइम। ठीक है, तो बिकॉज दिस इंटू दिस करेंगे, 12/5 इंटू 3/4 करेंगे, तो 4 3 12, 3 इंटू 3 9/5, मोर देन 1 हो गया, देयरफॉर ये वाला यूज होगा, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई 12/5 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 63/16। ठीक है, now this is equal to pi plus tan इनवर्स ऑफ, सिंप्लीफाई करेंगे, 20 अगर मैंने ले लिया, यहाँ से भी 20 आ जाएगा, 48 हो गया यहाँ पे, 48 प्लस 15, 48 प्लस 15 कितना हुआ? 63 हुआ क्या? डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20 माइनस 36, 20 माइनस 36 कितना हुआ? माइनस का 16 प्लस tan इनवर्स ऑफ 63/16, tan inverse of minus x is minus tan inverse x, so pi minus tan inverse of 63/16 plus tan inverse of 63/16 कैंसिल होके पाई। आगे समझ में? Yes, sir. नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो जल्दी से। Question 9. हम्म, So question 9. क्वेश्चन नंबर 9 से पहले नहीं है कोई भी? tan inverse of root x, prove that tan inverse of root x is equal to है half of cos inverse 1 minus x upon 1 plus x, ये तो प्रूव ही हो गया। 2 tan इनवर्स x हो गया एक तरह से, ये 2 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 minus x square upon 1 plus x square। फिनिश्ड। आगे क्या समझ में? किसने पूछा था? Yes sir, आ गया. हाँ, लेकिन प्रूफ करने के लिए दिखाना पड़ेगा, लेट tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू थीटा, बस वो जो मैंने प्रोसेस बताए थे सब ऐसे, x इज इक्वल टू इधर tan थीटा जाके tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सिंस cos 2 थीटा is 1 minus tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बस अब डाल दे सब वैल्यू, cos इनवर्स, cos को उधर ले जा। आगे क्या समझ में? हाँ जी सर. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो जल्दी से। दैट्स इट, हो गया ये खत्म? नहीं है और कोई प्रॉब्लम? श्योर? बंद करें इसको? ठीक है, फंक्शंस में से बोलो।
1.3 होना चाहिए मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 1.3, क्योंकि 1.3 के बाद बाइनरी ऑपरेशंस है। बाइनरी ऑपरेशंस मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। वन पॉइंट टू भी है, 1.2, 1.3 स्टार्ट करो, जल्दी से पूछना। एनी डाउट? आरुषि सारे हो गए क्या? ऑल कंप्लीटेड? या सर एनसीईआरटी से हो गए। Sir, हम्म, sir, question number 8. किसका? Sir, 1.2. example 13. 1.2 का 8th क्वेश्चन। Sir, example 13. एग्जाम्पल 13 कहाँ पे? So 1.2 से पहले. बिफोर 1.2, ठीक है। शो दैट एन ऑन टू फंक्शन f फ्रॉम 1 to 3 to 1 to 3 इज ऑलवेज 1 1। ऑन टू अगर होगा, सपोज एक से ज्यादा कनेक्ट हो गया तो उधर एलिमेंट फ्री हो जाएगा ना कोडोमेन में। ऑन टू दिया हुआ है तो 1 1 होना ही पड़ेगा। नहीं आया समझ में? अगर फंक्शन सपोज 1 1 नहीं हुआ, अगर 1 1 नहीं हुआ इसका मतलब मेनी 1 होगा, तो कोई भी दो एलिमेंट इससे कनेक्ट हो गए, ये वाला इससे कनेक्ट हो गया तो ये फ्री हो गया, ऑन टू कैसे रहेगा फिर? Yes, sir. ठीक है। 8th क्वेश्चन, let a and b be sets, show that f from a by b to b by a such that f of a comma b is equal to b comma a is bijective function। हमें शो करना है 1 1 on 2। यहां पर एक सेट a बाई बी है और इधर वाला सेट b बाई ए है, तो इधर कोई एलिमेंट a कॉमा b है अंडर अंडर द फंक्शन f, दिस इज कनेक्टेड टू b कॉमा a। ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन फ्रॉम a बाई बी टू b बाई a गिवन है सच दैट f ऑफ a कॉमा b, यानी इस एलिमेंट का इमेज अंडर द फंक्शन f इज b कॉमा a। तो हमें फंक्शन को 1 1 ऑन टू प्रूव करना है, ठीक है। अब कोई भी एलिमेंट अगर a कॉमा b है, उसका इमेज b कॉमा a है, तो वो यूनिक ही तो होगा। आई मीन अगर कोई भी मैं दो डिफरेंट एलिमेंट ले लेता हूं, कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट अगर मैं इधर से ले लेता हूं, तो उनका इमेज सेम हो सकता है कि इधर से a कॉमा b लिया और c कॉमा d ले लिया, अब c कॉमा d किससे रिलेटेड होगा इधर? सर आपका वीडियो ऑफ हो गया।
ठीक है, यस सर। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर a कॉमा b ले रहा हूं तो वो b कॉमा a से रिलेटेड है, c कॉमा d लिया तो दैट विल बी रिलेटेड टू d कॉमा c। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? यस सर। है ना? तो डेफिनेटली जैसे मैंने कैसे लिखूंगा इसको, लेट a कॉमा b इज नॉट इक्वल टू c कॉमा d, then this implies b comma a is obviously not equal to d comma c. दो ordered pairs equal तभी होते हैं when corresponding elements are equal. When a is equal to c and b is equal to d, तभी equal हो सकते हैं। ये not equal है, इसका मतलब ये भी not equal हो जाएगा, which means what? This is f of a comma b is not equal to f of c comma d. So the function is 1 1. Similarly on 2 के लिए, for all b comma a belongs to b by a, there exist a comma b belongs to a by b. For every element this over here, ऐसा वाला एलिमेंट इधर होगा ही होगा, सच दैट कि इसका इमेज ये बन जाए, क्योंकि यहाँ पे सेट देखो b बाई ए है, इधर a बाई b है, तो अगर इसमें इस तरह के एलिमेंट्स होंगे तो इसमें ये वाले एलिमेंट्स होंगे। आगे समझ में? सच दैट f of a comma b is equal to b comma a, therefore the function is onto. नेक्स्ट 8 के बाद बोलो। हो गया? 1.3 में बोलो। Any example? So question number 10. Question number 10. If f is from x to y, be an invertible function, show that f has unique inverse. इसमें तो हिंट भी दिया हुआ है। सपोज इसके दो इनवर्स हैं, अगर दो इनवर्स हैं तो क्या हो जाएगा, बस उसी से यूज कर लेंगे। यूनिक इनवर्स प्रूव करना है तो ऑब्वियसली अपन दो इनवर्स सपोज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th, f is from x to y, be an invertible function, show that f has unique inverse। ठीक है, सो वही दो इनवर्स सपोज कर लिया, g1 एंड g2। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, सच दैट f of x इज इक्वल टू y। अब एक इनवर्स मैंने g1 सपोज किया, वो भी y टू x हो जाएगा, सच दैट g1y इज इक्वल टू x हो जाएगा। Under the inverse function, image of this element will be x. Similarly, and another inverse function say g2, again y to x, such that g2y is also equal to x. Am I right? करूँ क्या प्रोसीड आगे? Yes sir. Now, since f o g1 of y निकाल के देखते हैं, तो f of g1y इज इक्वल टू f of x का वैल्यू y आ जाएगा।
Similarly, FOG2 of y, this is also y आ जाने वाला है, दोनों y आ गया, ठीक है। Since FOG1 of y is equal to f of g2 of y, ये दोनों सेम आ गया पक्का, which implies f of g1y is equal to f of g2y, further implies, अब देखो f के लिए this is one element, this is behaving like an element, for this f this is behaving like an element, so image of these two elements under the function f are equal, then these two elements have to be equal. Why? कौन बताएगा रीजन? F is 1 1. Since f is 1 1, यहाँ पे रीजन देना है, since f is 1 1, ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि image of two elements under the function f are equal, then the elements themselves will be equal if f is 1 1, करेक्ट। अब g1y इज इक्वल टू g2y, दोनों सेम ही आ गए, दोनों का देखो डोमेन भी सेम है, दोनों का कोडोमेन भी सेम आ गया है दोनों फंक्शंस का, एंड इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट दैट इज y under both the function are also same, that's why these two functions are equal, therefore g1 is equal to g2, correct। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। So what are identity functions? Identity function, f of x is equal to x. If the element x is related to x itself, then we call the function to be an identity function. Identity relation भी होता है, every element is related to itself, then we call the relation to be an identity relation. Next. बोलो, हो गया क्या खत्म? पक्का फिनिश्ड, पूरा हो गया फंक्शंस में, पाई शीट हमारा ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ठीक है। इनवर्स के थोड़े से क्वेश्चंस में और करवा देता हूं, और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम से। अच्छा मुझे वो बताओ, डिटर्मिनेंट्स में और मैट्रिसेस में कितना प्रॉब्लम्स बचा हुआ है, कितना टाइम अपने को लग जाएगा उसमें? कुछ याद है किसी को? काफी दिन हो गए इसलिए। हेलो, एनीवन? नहीं, नेक्स्ट क्लास में देख के आना है ना, आज तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखना, हो सकता है कि मैं थोड़ा टाइम उसके लिए भी ले लूं, एंड मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की प्रॉब्लम्स के लिए, ओके।
एक मिनट, मुझे शीट थोड़ी ढूंढनी पड़ेगी एग्जांपल्स के लिए. जस्ट गिव मी 30 seconds. ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की शीट में तुम लोग को पाई शीट आज दे दूंगा, तो उसमें से क्वेश्चंस ट्राई करने हैं. 893 क्वेश्चंस हैं टोटल. ये क्वेश्चन सारे करने हैं नेक्स्ट टाइम तक. ठीक है, सिंपल है, आराम से 1.5 घंटे में हो जाएंगे सब खत्म. लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स. This kind of example is very important in inverse trigonometric function. ये काफी काम आता है. Sigma m is equal to 1 to n. Tan inverse of 2m divided by m raised to the power 4 plus m square plus 2 is equal to प्रूव करना है tan inverse of n square plus n divided by n square plus n plus 2. ये हमें प्रूव करना है. देखो, ट्राई करो 2 मिनट के लिए. यस, एनीवन? नहीं, किसी से भी नहीं हुआ? देखो, ये एक्चुअली सीक्वेंसेस इन सीरीज का क्वेश्चन है, प्रोग्रेशंस का क्वेश्चन है. सीरीज बनेगा ये, तो सीरीज का सम हम निकालेंगे.
दिस इज इक्वल टू, या ऐसा बोलते हैं कि दिस इज mth टर्म, mth टर्म बोला मैंने इसको, से tm, mth टर्म इज इक्वल टू tan inverse of 2m divided by m raised to the power 4 plus m square plus 2. This kind of series is known as telescopic series. Means ऐसी सीरीज बनेगी जिसमें कि टर्म्स आपस में कैंसिल होती जाएंगी, कुछ टर्म्स पॉजिटिव आएंगी, कुछ नेगेटिव आएंगी, एंड दे विल गेट कैंसिल. करेक्ट. तो अब हम कैसे निकालेंगे इसका मतलब, दिस हैज टू बी tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी में कन्वर्ट होना चाहिए. tan इनवर्स ऑफ 1 तो मुझे यूज करना ही है, इधर m रेज टू द पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, m रेज टू द पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1. कैन यू फैक्टराइज दिस? इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? m रेज टू द पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर्स. Anyone? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसके फैक्टर्स क्यों नहीं आ रहा है भाई? m रेज टू द पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर्स. m रेज टू द पावर 4 प्लस m स्क्वायर को ऐड कर दो और m स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो, and this becomes m square plus 1 का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देंगे, m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m. ये इसके फैक्टर्स होंगे. सो m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर माइनस m प्लस 1. ये 1 प्लस x इंटू वाई की फॉर्म में हो गया, ऊपर x माइनस वाई की फॉर्म में आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको लिख दिया m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 माइनस m स्क्वायर माइनस m प्लस 1. नाउ वी आर सेटल्ड. tan inverse x minus y upon 1 plus x into y, which is tan inverse x plus tan inverse x minus tan inverse y. So this is tan inverse of m square plus m plus 1 minus tan inverse of m square minus m plus 1. ये बन जाएगा. Am I correct? अब जैसे ही हम इस सिग्मा को ओपन करेंगे, ये Tm का वैल्यू आ गया. दिस इज द वैल्यू ऑफ Tm. सो T1 प्लस T2 प्लस T3. This is the value of Tm. Therefore, T1 plus T2 till Tn, n terms का सम निकालेंगे, which is equal to tan inverse of 1 plus 1 plus 1 3 minus tan inverse of 1 minus 1 plus 1 is 1. ये फर्स्ट टर्म हो गया. सेकेंड टर्म के लिए 2 डाल देंगे, तो tan इनवर्स ऑफ 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 माइनस tan इनवर्स ऑफ
4 प्लस 1 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, प्लस एक और टर्म लिख दूंगा tan इनवर्स 3 डालते हैं, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13 माइनस tan इनवर्स 9 प्लस 1 10 माइनस 3 7 एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट टर्म लिख देंगे, n डाल देंगे, तो tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। And now you can see minus tan inverse 3 plus tan inverse 3 will get cancelled, minus tan inverse 7 plus tan inverse 7 will get cancelled। इसी तरह से tan inverse 13 आगे वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नाउ लास्ट में से कौन सी टर्म बचेगा वो जरा सोचने की बात है। तो उसके लिए हमें यहां इससे जस्ट पिछली वाली टर्म का ध्यान देना चाहिए। जब m की जगह n माइनस 1 डालेंगे, दैट मीन्स n माइनस 1th टर्म। जब n माइनस 1th टर्म लिखेंगे तो tan इनवर्स ऑफ, बताओ क्या आ जाएगा, n माइनस 1 लिखिए m की जगह पर, n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस n माइनस 1 प्लस 1, ये और ये कैंसिल हो गया, n स्क्वायर आएगा माइनस n प्लस 1 आएगा, सो tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स, यहां पर भी n माइनस 1 लिखा मैंने, n माइनस 1 स्क्वायर माइनस n माइनस 1 प्लस 1, तो n स्क्वायर आ गया माइनस 2n माइनस n माइनस 3n प्लस 1 प्लस 1 एंड प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, तो देयरफॉर ये वाला जो टर्म, लास्ट वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टर्म अपने पीछे वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगा। So we will be left with this term and this term only. Correct? So finally sigma आ जाएगा इसका, सबका एडिशन जो आने वाला है, this is equal to tan inverse of n square plus n plus 1 माइनस tan इनवर्स 1, ये आएगा। इसमें फिर से tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा देंगे, तो विच इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बी, 2 बन जाएगा। ये देखो यही प्रूव करना था हमें। आगे क्या समझ में? ठीक है, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं tan इनवर्स में जो बनती हैं, सिग्मा नोटेशन में बोलें या सीक्वेंसेस इन सीरीज का प्रॉब्लम बोलें या सम ऑफ द सीरीज बोल दें या टेलीस्कोपिक सीरीज बोलें, वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट, सपोज मैंने ये वाला एग्जांपल लिया, इफ sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z is equal to 3 pi by 2, then find the value of, then x raised to the power 100, y raised to the power 100, z raised to the power 100 minus 9 divided by x raised to the power 101, y raised to the power 101, z raised to the power 101 का वैल्यू निकालना है। This is again a very common type of problem, but logical problem. How would you do that?
Yes. सर 0. No one. इतना इजी प्रॉब्लम है. सर साइन इनवर्स x का वैल्यू कहां से कहां तक होता है? -π/2 to +π/2. जैनम ये चैट पे क्यों लिखता है? तू बोल के बताया कर मुझे. सर एम आई ऑडिबल? एक मिनट. ये तुम लोगों ने इतनी देर तक कुछ बोला नहीं, इसलिए स्पीकर मेरा सो गया है. बोला करो इसलिए क्लास में. यस. हाँ बोल जैनम. सर एम आई ऑडिबल? हाँ. सर इज द आंसर 0? अरे आंसर मत बताया कर, तो मुझे प्रोसेस बताया कर. सर साइन इनवर्स एक्स की जो मतलब जो आएगा वैल्यू, वो π/2 से लेस देन इक्वल टू आएगा. हम्म. सिमिलरली साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स z के लिए भी कर लेंगे. हम्म. देन क्योंकि अब मतलब हमें पता है कि टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 3/2 गिवन है, तो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स z की वैल्यू π/2 हो गई. हम्म. फिर हमने इस जो मतलब हमें निकालना है उसमें पुट कर दिया. हाँ ठीक. नहीं बस ठीक है. साइन इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू π/2 होता है. इसका भी π/2 होता है, इसका भी π/2 होता है. तो तीनों का सम 3π/2 कब पॉसिबल है? सर जो तीनों का वैल्यू π/2 है. हाँ. ईच ऑफ देम इज इक्वल टू π/2. साइन इनवर्स x का वैल्यू π/2 होने का मतलब x का वैल्यू कितना हो गया? So 1. 1. y भी 1 हो गया, z भी 1 हो गया. क्वेश्चन खत्म हो गया. ये 3 बन गया, माइनस का 9/3 3 हो गया. 0 आंसर. करेक्ट. वेरी गुड जैनम, सही बताया. आगे देखो. थर्ड एग्जाम्पल. इफ cos inverse x is greater than sin inverse x is greater than sin inverse x, then prove that x lies between -1 and 1/√2. X is greater than or equal to -1 but less than 1/√2. ये प्रूव करना है. If cos inverse x is more than sin inverse x, then x is greater than or equal to -1 less than 1/√2. Anyone? बस हो गया, इससे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए. नहीं. Sir, यस. we put
cos inverse x equals to pi by 2 minus sin inverse x. ठीक है, सर उसके बाद pi by 2 इसको पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख दिया, उधर ट्रांसफर कर दिया तो मोर देन 2 साइन इनवर्स एक्स आ गया, which implies sin inverse x is less than pi by 4. 2 को नीचे ले जाएंगे. हाँ आगे बोल. यस सर, तो ये ग्रेटर देन आ गया 1 by root 2. नहीं, यहाँ से कैसे 1 by root 2 आया? x will be greater than 1. साइन उधर जाएगा ना. अरे जाएगा उधर तो उसके पीछे कोई रीजन नहीं है क्या? ये कोई इक्वलिटी साइन थोड़ी है. नहीं सर, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना साइन. हाँ तो ऐसे बता ना, सिंस Yes, साइन sir, इनवर्स तो- एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. ये नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, आई एम सॉरी, साइन इनवर्स एक्स नहीं यूज करेंगे इसमें. इसमें हम दोनों साइड का साइन लेने वाले हैं, दोनों साइड का साइन लेने वाले हैं. एंड साइन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि पाई बाई 4 से छोटा ही है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ऐसा लिखने वाले हैं. दो इनइक्वालिटी, दैट्स व्हाई द इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम. अगर इसी चीज को हम कॉस में करते कन्वर्ट, तो कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता, तो वहां पे उल्टा हो जाता है इनइक्वालिटी. सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज x is less than 1 by root 2. ये अपर बाउंड आ गया. लोअर बाउंड तो -1 से बड़ा इसलिए हो जाएगा क्योंकि डोमेन में -1 से x का वैल्यू -1 से 1 के बीच है ही है. सो वी आर डन. आ गया समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल. Find the value of cos inverse of cos 10. Fourth, find the value of cos inverse of cos 10. इसका वैल्यू बताना है. Anyone? इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया? cos इनवर्स ऑफ cos 10. ऐसे प्रॉब्लम तो एनसीईआरटी में भी थे. अरे क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द रेंज. रेंज मतलब cos इनवर्स की रेंज के अंदर आंसर आना चाहिए. आंसर 10 होगा क्या? तो फिर रेंज वाले क्वेश्चन ही नहीं कि इसका मतलब ढंग से. cos इनवर्स ऑफ cos 10, 10 क्यों नहीं होगा आंसर? देवांशु आज बोल क्यों नहीं रहे तू? देवांशु. हम्म. सोच रहा हूँ.
पहले तो मुझे ये बताओ कि इसका आंसर मैं 10 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? नो सर। हाँ, इज इट राइट और रॉन्ग? सर रॉन्ग। Wrong. क्यों? सर It's रेंज not के in the बाद। range. रेंज के बाहर कैसे है? जैनब पूरा तो बोल जब आंसर दे रहे हैं तो। सर -1 से 1 के बाहर हो जाएगा ना। -1 से 1? अरे वो डोमेन होता है भाई, रेंज थोड़ी होता है। और कोई बोलो। सर पाई से बड़ा है ये। पाई से बड़ा है? क्यों? सर कॉस इनवर्स की रेंज 0 से पाई होती है। 0 से पाई होती है रेंज? बार बार मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो बता ही नहीं रहे हो। ये 10 पाई से बड़ा कैसे हुआ? सर वो रेडियंस में है। तो बोलना 10 रेडियंस है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पे ये 10 रेडियंस है। अगर यहाँ पर ये डिग्री लिखा हुआ होता तो आंसर 10 डिग्री हो जाता, कुछ सोचना ही नहीं पड़ता हमें। डिग्री के लिए स्पेशली ये लिखा जाता है, ये ध्यान रखा करो हमेशा। अगर यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है इसका मतलब दिस इज इन रेडियंस, सो दिस इज 10 रेडियंस एंगल, एंगल ऑफ 10 रेडियंस। ठीक है, तो 0 से पाई के बीच में पाई रेडियंस तक होना चाहिए हमारा आंसर, जबकि ये 10 रेडियंस आ रहा है। तो 10 रेडियंस इज बियॉन्ड द रेंज, तो ये सही नहीं होगा। तो फिर क्या होना चाहिए? इसको हम कैसे कन्वर्ट करें कि हमारा आंसर 0 से पाई रेडियंस के बीच में आ जाए? What should we write? Cos of what we should write here? So 4 pi minus theta. 4 pi minus 10. 10, yes. 4 pi minus 10 फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 पाई का मतलब हो जाएगा 3.14 इंटू 4, कितना हो जाएगा? 56 12.56 माइनस 10 करेंगे, है ना? तो कितना हो जाएगा? 2.56 अप्रोक्सीमेटली 2.56 और उधर 0 से पाई का मतलब 3.14 रेडियंस तक आ सकता है, तो 2.56 रेडियंस इज ओके। So therefore this is 4 pi minus 10. That's correct. ये ऐसे रेंज निकालना है। आगे समझ में? नेक्स्ट, फिफ्थ, if sin inverse A plus sin inverse B plus sin inverse C is equal to pi, sin inverse A plus sin inverse B plus sin inverse C is equal to pi, then prove that A root 1 minus A square plus B root 1 minus B square plus C root 1 minus C square is equal to 2ABC. ये प्रूव करना है। अगेन 2 minutes, think over it.
Yes, anyone? अच्छा, कोई आइडिया दे सकते हो? सर कंडीशनल आइडेंटिटी लगेगी क्या? यार आइडिया देता है कि पूछता है? सर दिया है सर, नहीं पूछा नहीं है। तो फिर ऐसे देते हैं। नहीं सर सर। कंडीशनल आइडेंटिटी लगेगी क्या? क्वेश्चन मार्क हो गया ये तो। क्या बता अब? सर कंडीशनल आइडेंटिटी लगेगी। हाँ तो कैसे बता? सर क्योंकि तीनों एंगल्स का सम पाए है तो हम वो वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज 4 साइन a साइन b साइन c। हाँ तो अभी करूं कैसे तो? सर यही समझ नहीं आया। यही समझ में नहीं आया, जबकि वो सबसे आसान काम है। लेट साइन इनवर्स ए इज इक्वल टू कैपिटल ए, यानी एंगल ले लिया मैंने, तो ए का वैल्यू आ गया साइन ए, स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ए। सिमिलरली स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन बी आ जाएगा। साइन इनवर्स सी को मैंने कैपिटल सी सपोज किया, तो सी इज इक्वल टू साइन ऑफ सी बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, दिस इज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। कंडीशनल आइडेंटिटी 11th क्लास में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू होता है 4 साइन a साइन b साइन c। पहले वो मैं प्रूव कर देता हूं, क्योंकि आई एम श्योर उसमें भी प्रॉब्लम बहुत आती है। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, बता आ रही हम कैसे करेंगे? नहीं पता, बस याद है खाली। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसको लिख देंगे 2 साइन सी इंटू कॉस सी। ठीक है, a प्लस बी को चेंज करेंगे, पाई माइनस सी, पाई माइनस सी साइन सी बन जाएगा, तो 2 साइन सी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस ए माइनस बी प्लस का कॉस सी बचेगा। उस वाले सी को भी चेंज करो, पाई माइनस ए प्लस बी लिख देंगे, कॉस ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, सो माइनस कॉस ए प्लस बी बन जाएगा। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी is 2 sin A sin B. So this is 2 sin A sin B. Ultimately आ गया 4 sin A sin B sin C. करेक्ट? sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C is 4 sin A sin B sin C आ गया। सही है यहाँ तक? सबको आ गया समझ में? यस Then सर। कर रहे, ठीक। therefore इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, therefore sin 2a को लिख देंगे 2 sin a cos a, 2 sin a into cos a प्लस 2 sin b into cos b प्लस 2 sin c into cos c is equal to 4 sin a sin b sin c। 2 दोनों साइड से कैंसिल कर दो, साइन ए की जगह स्मॉल ए लिख दो, कॉस ए की जगह रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी 1 माइनस ए स्क्वायर, साइन बी की जगह बी लिखेंगे, कॉस बी की जगह रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी दैट इज 1 माइनस स्मॉल बी स्क्वायर। सिमिलरली सी रूट 1 माइनस सी स्क्वायर, 2 कैंसिल हो चुका है,
2abc, ये प्रूव हो गया। आगे समझ में? पक्का? एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट वाली आइडेंटिटी यूज करते तो एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स कर स्क्वायर। सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। पाई माइनस साइन इनवर्स सी को उधर ले जा, फिर साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी लगा दे, फिर जो साइन इनवर्स आएगा उसको उधर वापस उधर ट्रांसफर कर देंगे, उससे भी कर सकते हैं। यस सर, उससे तो आंसर आ गया फिर। उससे तो आंसर आ गया मतलब? सर उससे लास्ट स्टेप में आंसर नहीं आ रहा था सर, अभी एक बार वापस ट्राई करता हूँ। हाँ, वो तो उससे क्यों नहीं होगा, वो तो किसी भी मेथड से करो, सही मैथमेटिक्स लगाओगे तो आना ही चाहिए। अलग अलग मेथड से करते हैं मैथमेटिक्स, सीखने का सही तरीका वही है। हाँ रुचि क्या बोल रही है? यू आर रेजिंग योर हैंड ना, दैट्स व्हाई। No, sir, it's not. ठीक है, ठीक है, आगे समझ में सबको? ओके, सो मेरी तरफ से ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी खत्म हो गया है। सो फंक्शंस इज ओवर। नाउ वी कैन स्टार्ट द न्यू चैप्टर, अ न्यू चैप्टर। देखते हैं कितना टाइम बचा है अभी थोड़ा टाइम। अगर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स की प्रॉब्लम्स होती तो पहले मैं वो ले लेता आज, बट वो अभी तुम लोग तैयार नहीं हो उसके लिए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तक बता देना मुझे। नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं अपन। न्यू चैप्टर है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। तो ये कैलकुलस का दूसरा चैप्टर है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, अभी मैं वेट कर रहा हूँ, एक और नया स्टूडेंट ज्वाइन करने वाला था, अभिमन्यु। अभिमन्यु क्लास में है क्या? अभिमन्यु, कैन यू हियर मी? यस सर। ठीक है, वीडियो ऑन कर ले। सर 2 मिनट, 1 मिनट में कनेक्ट कर रहा हूँ। अर्णव वीडियो क्यों नहीं चल रहा है? प्रियांशु? सर नेट स्लो आ रहा है, फिर आपका वीडियो एक सेकंड सर फ्रीज होने चला लग रहा जाता हूँ। है। अच्छा, टिया? यस सर, मैं मेडिसिन ले रही थी 2 मिनट। अभिमन्यु ठीक है, स्टार्ट करें क्या? यस सर। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, है ना। एज आई टोल्ड यू कि फंक्शन जो है वो कैलकुलस का बेस बनाता है पूरी तरह से, है ना, क्योंकि फंक्शन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हर चैप्टर में काम आने वाले हैं। देयर आर 7 चैप्टर्स इन कैलकुलस जो हम लोग स्टडी करते हैं। वन इज फंक्शन, सेकेंड इज लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, थर्ड वन इज डेरिवेबिलिटी या डिफरेंशिएशन बोल सकते हो, देन फोर्थ वन इज एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फिफ्थ इज indefinite integral, sixth is definite integral and area under the curve, and seventh one is differential equation। ठीक है, तो जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगेन सीक्वेंस में चलेगा सब कुछ, अगर प्रॉपर सीक्वेंस होगा तब भी समझ में आएगा, क्योंकि वो सारी चीजें उसमें लिंक्ड होती हैं, काम आती हैं। फंक्शन अगर आपको नहीं आता है या फंक्शन के कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं है तो आगे की इस वाले चैप्टर में भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, कर ही नहीं पाओगे प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट, है ना। तो फंक्शंस का आना बहुत जरूरी है। सिमिलरली लिमिट्स इज, मतलब फंक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लिमिट्स है, क्योंकि लिमिट का कॉन्सेप्ट अगर हमने ठीक से नहीं समझा तो फिर कैलकुलस कभी समझ में नहीं आ सकता है। एंड एज आई जनरली सी द स्टूडेंट्स या इवन टीचर्स,
वो लिमिट्स का उनको कॉन्सेप्ट नहीं आता है, बस रट रटा के लिमिट्स को किसी तरह से बस मैनिपुलेट करके आंसर मिला देते हैं सब। तो फिर वो जब भी कोई सटल चीज आएगी या थोड़ा भी अच्छी प्रॉब्लम होगी तो वहां पे वो सब लोग अटक जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं उसको। ओके, तो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कंटिन्यूटी इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट लिमिट इज टू बी अंडरस्टूड वेरी केयरफुली। ये थ्योरेटिकल कैलकुलस का पार्ट हो गया, थ्योरेटिकल कैलकुलस आना बहुत जरूरी है। जो मैकेनिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे डिफरेंशिएशन करना है, अभी वो सब जानते हैं, उसमें कुछ खास बात नहीं है, बट उसका एप्लीकेशन अलग अलग सिचुएशन में कैसे करेंगे ये बहुत कम लोग जानते हैं। ओके, तो इसलिए लिमिट्स का कॉन्सेप्ट आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लिमिट को समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस हैं, few definitions. Some definitions. First one is neighborhood of a point x is equal to a. Definitions को अच्छी तरह से समझना है so that you understand the limit carefully or properly. जैसे मैंने नंबर लाइन लिया, यहां पे कोई पॉइंट ए है, तो इसके नेबरहुड का मतलब है एन इंटरवल, इस वाले हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे ए माइनस एप्सिलॉन एंड दिस इज ए प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अब देखो जब हम बोलते हैं बिलोंग्स वाला सिंबल भी ऐसा होता है लेकिन वो थोड़ा बड़ा होता है। एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल सिंबल, बहुत ही छोटा लिखा हुआ होता है अगर बुक्स में ध्यान से देखोगे तो एप्सिलॉन स्पेलिंग होता है एप्सिलॉन, दिस इज द स्पेलिंग एप्सिलॉन। ठीक है, एक और मिसकंसेप्शन होता है एप्सिलॉन के बारे में। People say that epsilon is a small number, which is wrong, which is absolutely a wrong concept. Especially फिजिक्स में मैंने देखा है बच्चे यूज करते हैं, मुझे नहीं पता टीचर्स क्या पढ़ाते हैं, बिकॉज मैं तो पढ़ा नहीं हूं कभी टीचर्स से। फिजिक्स के टीचर्स की मैं बात कर रहा हूं, है ना, मैथ्स नहीं पढ़ा उनसे, राइट? तो तुम लोग जब भी वहां फिजिक्स में कभी यूज करते हो तो बच्चे बोलते हैं सर एप्सिलॉन इज अ स्मॉल क्वांटिटी। नो, विच इज नॉट करेक्ट। एप्सिलॉन could be as big as possible but could be as small as possible. ये फ्रीडम हमारे ऊपर है, ये फ्रीडम हमें चूज हमारे ऊपर है कि हम क्या चूज करें। हम चाहें तो एप्सिलॉन को जितना स्मॉल चाहे उतना ले सकते हैं, जितना बड़ा चाहे उतना ले सकते हैं। ये रिलेटिव सिचुएशन है कि किस चीज के रिस्पेक्ट में बड़ा होगा या किस चीज के रिस्पेक्ट में छोटा होगा। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, सो देयरफॉर एप्सिलॉन का फ्रीडम है हमारे पास, इसीलिए लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। मैथमेटिक्स इटसेल्फ इज एब्स्ट्रैक्ट। ये जो तुम लोग प्रॉब्लम्स करते हो, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जैसे एग्जाम में आ गई और वो सब हो गया, वो थोड़ा सा तुमको लगता है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स है, वो दैट इज नॉट रियल मैथमेटिक्स, दैट इज जस्ट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, बहुत छोटा सा। अदरवाइज मैथमेटिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट, और वहां पे लिमिट भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एप्सिलॉन जो है इसका कोई डेफिनेट डेफिनेशन नहीं है, नाइदर स्मॉल नॉर बिगर। एप्सिलॉन का बिल्कुल फ्रीडम है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम एप्सिलॉन को जितना छोटा चाहे उतना कर सकते हैं, जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। जनरली ये छोटे के लिए काम आता है, इसलिए ये मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट हो जाता है कि एप्सिलॉन इज ए स्मॉल नंबर, दो इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, देखो कि यहाँ पर एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होगा। एप्सिलॉन इज जस्ट दिस नंबर विच इज पॉजिटिव, तो a प्लस एप्सिलॉन दिस साइड हो जाएगा, a माइनस एप्सिलॉन दिस साइड हो जाएगा। ठीक है, इस इंटरवल को हम बोलते हैं नेबरहुड ऑफ पॉइंट x इज इक्वल टू a। सो व्हेन यू से x बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ a, इसका मीनिंग हो जाएगा, ये बिलोंग्स वाला सिंबल है, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए मुझे, तो इसका मीनिंग होगा x बिलोंग्स टू a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन।
करेक्ट। देखो नेबरहुड का कॉन्सेप्ट ऐसे समझो, अब नेबरहुड का कॉन्सेप्ट ही अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे अपन एक घर में रहते हैं तो हमें नेबरहुड लगेगा कि 4 घर इधर 4 घर इधर, वो नेबरहुड हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम जयपुर की बात करें, जयपुर में भी तो हम रहते हैं, तो जयपुर का नेबरहुड क्या हो जाएगा, माइट बी से 20 किलोमीटर इधर 20 किलोमीटर उधर। अब नेबरहुड का डेफिनेशन चेंज हो गया। अगर हम एक स्टेट की बात करें, राजस्थान, तो राजस्थान के नेबरिंग स्टेट कौन से हो गए, हरियाणा हो गया या गुजरात हो गया। अभी कितना किलोमीटर का चेंज आ गया है। अगर हम कंट्री की बात करें इंडिया, तो फिर नेबरिंग कंट्री बहुत सारी हो सकती हैं। तो कितना डेफिनेशन चेंज हो गया। इसलिए मैंने बोला कि एप्सिलॉन के पास पूरा फ्रीडम है। ओके, एप्सिलॉन हम एज स्मॉल एज पॉसिबल ले सकते हैं, एज बिग एज पॉसिबल ले सकते हैं। इट विल डिपेंड अपॉन आवर रिक्वायरमेंट एंड द सिचुएशन वेयर वी आर यूजिंग इट। ये बात आ गई समझ में, ठीक है। सारी चीजें फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में चलती हैं, सारी चीजें रिलेटिव होती हैं। जैसे किसी ने बोला, जैसे मैं सुनता हूं स्टूडेंट से, अरे वो तो बहुत इंटेलिजेंट है। नाउ व्हाट डज दिस मीन। आपने किसी को रेफर किया कि साहब वो अंकित, अरे वो इंटेलिजेंट है, इसका मीनिंग क्या हुआ, कौन बताएगा इसका मीनिंग। वो इंटेलिजेंट है मेरे रिस्पेक्ट में। हाँ, वो अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जो भी ऐसा बोल रहा है वो अपने आप से कंपेयर करके बता रहा है कि अंकित मेरे से इंटेलिजेंट है, यानी वो तो बहुत इंटेलिजेंट है। अभी बहुत का क्या डेफिनेशन है भाई, क्या उससे इंटेलिजेंट कोई नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। क्या दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट आदमी बता सकते हो। जैसे नंबर्स में अपन बोलते हैं विच वन इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर, आंसर दो यार। ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर, हाँ सर डिफाइन नहीं है। डिफाइन डज नॉट एग्जिस्ट। अभी हर जगह पे ऐसे नहीं बोलते डिफाइन नहीं है। ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मैथमेटिकल चीजों को यूज करना शुरू करो लाइफ में, तो उससे तुम्हारे को क्लैरिटी आने लगेगी कि कैसे हम बेवकूफियां कितनी ज्यादा करते हैं। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, जैसे मैंने बोला कि ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है, वैसे ही कैन आई से द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन द अर्थ डज नॉट एग्जिस्ट। यस सर। कह सकते हो ना भाई। Yes. किसी को ऑब्जेक्शन है तो बताओ, क्योंकि कोई भी जो इंटेलिजेंट होगा उससे और ज्यादा इंटेलिजेंट भी कोई ना कोई होगा। हमें पता नहीं है वो बात अलग है, वो हमारा इग्नोरेंस है, वो अलग चीज है। ओके, बट उससे भी कोई इंटेलिजेंट होगा। सिमिलरली जैसे हम बोलते हैं अरे वो तो बहुत पैसे वाला है, इसका मतलब क्या हुआ, अगेन अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं कि रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, कैसे डिफाइन करोगे, नहीं कर सकते। अभी करके बताओ मुझे। तुम लोग बोलोगे सर बिल गेट्स है, या बोलोगे कि क्या नाम है उसका, एलन मस्क है। Jeff हाँ, Bezos. मैं पता था, मुझे यही पता था। तो ये मीडिया ने तुमको समझा दिया तो तुमने मान लिया। No, अबे so कैसे डिफाइन करोगे कि व्हाट डू आई मीन बाय रिच। it's a net worth, monetary नेट value of all. कैसे डिफाइन किया, So monetary value of all the appliances उसकी and मॉनेटरी products वैल्यू that कैसे companies- डिफाइन किया। So with economics and money and related. नहीं, अगेन यू डू नॉट नो अबाउट इट। उसके शेयर्स की वैल्यू के ऊपर डिफाइन किया गया है। तो उसके शेयर्स की वैल्यू, अगर आज उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो शेयर्स एकदम खत्म हो जाएंगे। जैसे कि फ्यू इयर्स बैक अनिल अंबानी वाज सपोज्ड टू बी अ रिच पर्सन, फिर क्या हुआ एकदम से। आए क्या मेरी बात समझ में, ठीक है। तो जो शेयर्स होते हैं वो तो बिल्कुल इल्यूजनरी है, वो तो कभी भी खत्म हो सकते हैं। आज एक शेयर का रेट अगर 1000 रुपीज चल रहा है और कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो 1 रुपए पे भी आ सकता है। ओके, तो ये बड़ी बड़ी जो गलतफहमियां तुम लोगों ने पाली हुई हैं, जो तुम लोगों को सिखाई जाती हैं, वो बहुत रॉन्ग है। तो दैट इज व्हाट यू विल अंडरस्टैंड इफ यू गो डीपर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अगेन द रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ वी कैन नॉट डिफाइन, या कैन नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। फिर दूसरी बात होती है कि रिच का डेफिनेशन हम किस सेंस में देंगे, रिच इन व्हाट सेंस।
मनी वाइज रिच होता है, या फिर वैल्यू वाइज रिच होता है, या फिर आर्टिस्टिक वाइज रिच होता है. सो मेनी डेफिनेशन ऑफ रिच कैन बी गिवन. ठीक है, इसलिए अगर हम इन चीजों को समझना शुरू करेंगे तो फिर पता लगेगा कि ये सारी चीजें बेकार हैं. जो तुम लोग जिस दौड़ के पीछे भाग रहे हो ना, रैट रेस, जैसे तुम्हारी दौड़ क्या है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो तुम्हारी दौड़ कहां है, आईआईटी तक. बस फिर आईआईटी में जाओगे, उसके बाद वो दौड़ दूसरी शुरू हो जाएगी, उसके बाद कुछ एमआईटी की दौड़ शुरू हो जाएगी, या फिर उसके बाद आईएएस की दौड़ शुरू हो जाएगी. कुछ ना कुछ टारगेट मिलता रहेगा आगे का आगे, तो फिर कहां कंप्लीट होगा. ठीक है, so if you think deeper, you will feel that whatever you are doing, if you are doing it properly and if you enjoy doing what you are doing, then you don't have to do much. वही है हमारा टारगेट. तो अगर चीजों को ठीक से पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी. राइट, तो मैंने क्या समझाया, एप्सिलॉन का वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं. एप्सिलॉन itself is a free quantity, इसको पूरा फ्रीडम है. रिलेटिव पोजीशन के ऊपर रिलेटिवली हम डिफाइन कर पाएंगे, या हमें जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम यूज करेंगे. ठीक है, जैसे तुमने बोला कि एप्सिलॉन इज ए स्मॉल नंबर, कई बच्चे बोल देते हैं, तो फिर एप्सिलॉन अपॉन 1000 क्या होगा. अच्छा, वो भी स्मॉल होगा, तो फिर स्मॉल का डेफिनेशन क्या हुआ. फिर एप्सिलॉन अपॉन 1 लाख क्या हो जाएगा, तो फिर तो हम एप्सिलॉन लेना ही बेवकूफी है. एप्सिलॉन अपॉन 10 की पावर इन्फिनिटी लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वो ले लेते हैं. वो तो रिस्पेक्ट में यूज हो रहा है ना किसी के. अरे तो वही तो समझा रहा हूं. तो स्मॉल कहना इस बेवकूफी हुआ कि नहीं हुआ एप्सिलॉन को. यस सर. एप्सिलॉन को स्मॉल बोलना, और तुम लोग बोलते हो कि नहीं बोलते हो, ये बता दो मुझे सच्चाई पहले तो. क्योंकि कोई भी अपने आप को बेवकूफ सुनना नहीं चाहता है, जबकि हम बहुत बेवकूफियां करते हैं, बस बताते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं. एप्सिलॉन को तुम लोग छोटा नंबर मानते हो या नहीं मानते हो, पहले तो ये बताओ. जब जब भी यूज किया है मानते हैं सर. मानते हो ना, तो अभी आज से मानना बंद करो. ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन अपॉन 10 की पावर से कुछ भी लिख दो, वो भी तो छोटा नंबर होगा. ठीक है, दैट्स व्हाई एप्सिलॉन के पास में फ्रीडम है कि इट कुड बी एज बिग एज पॉसिबल और मे बी एज स्मॉल एज पॉसिबल. तो फर्स्ट डेफिनेशन ही हमारा एब्स्ट्रैक्ट हो गया लिमिट में, तो फिर ऑब्वियसली एब्स्ट्रैक्शन आने ही वाला है पूरे में. राइट, सो नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x इज इक्वल टू a मैंने डिफाइन किया. सेकेंड डेफिनेशन देंगे, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू a. तो ऑब्वियसली पता लग रहा है कि अगर मैं बोलता हूं x बिलोंग्स टू डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a, तो इसका मीनिंग हो जाएगा x बिलोंग्स टू a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन एक्सक्लूडिंग a को हटा देना है उसमें से. अगर हम नेबरहुड में से a को निकाल देते हैं तो उसको बोलेंगे डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a. फिर नेक्स्ट लेंगे x बिलोंग्स टू राइट डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a. जब हम ऐसा लिखते हैं x बिलोंग्स टू राइट डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a, राइट डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a, इसका मतलब हो जाएगा डिलीटेड नेबरहुड तो है ही, लेकिन राइट साइड वाला लेना है हमें. डिलीटेड है तो a को यूज नहीं करना है, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a कॉमा a प्लस एप्सिलॉन, राइट साइड वाला इंटरवल लेना है.
Fourth definition, x belongs to left but deleted neighborhood of A. इसका मीनिंग हो जाएगा x belongs to A minus epsilon to A. लेफ्ट डिलीटेड नेबरहुड ऑफ A हो गया. ठीक है. Now the meaning of some symbols which we will be using for limits. जैसे ये डेफिनेशन यहां तक हो गया खत्म. उसके बाद मैंने लिखा when I say x tends to a plus, ये वाला सिंबल भी यूज करते हैं. और some authors prefer to use this symbol, a plus 0 लिख देते हैं वो. और some people prefer to use this symbol, but all of them will represent the same thing. That means, this means x belongs to right deleted neighborhood of A. That means right side of A not equal to A. Neighborhood of A. Similarly, x tends to A minus or x tends to A minus 0 or x tends to A minus. इसका मीनिंग हो जाएगा लेफ्ट बट डिलीटेड नेबरहुड ऑफ A. A minus epsilon to A. सिंबल्स का मीनिंग अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए. एंड नाउ, क्योंकि फंक्शन f ऑफ x डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हम y से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा. तो एज x टेंड्स टू a प्लस, that means right deleted neighborhood of A, if function fx tends to L1, जब x A की तरफ अप्रोच कर रहा है एंड उस केस में fx L1 की तरफ अप्रोच कर रहा है. अब x टेंड्स टू A प्लस का मतलब है A के डिलीटेड नेबरहुड में है राइट साइड में, यानी A के राइट साइड में है बट A की तरफ अप्रोच कर रहा है. उस केस में फंक्शन अगर L1 की तरफ अप्रोच करता है तो वी से देन वी से लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x. आई एम सॉरी, राइट हैंड लिमिट होगा, ये राइट साइड से है. राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू L1. इसको हम राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन बोलेंगे. ठीक है. एज x टेंड्स टू a माइनस, इफ f of x tends to L2, then left hand limit is equal to हो जाएगा limit x tends to a minus f of x is equal to L2. ये लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग हो जाएगा. क्योंकि जब x राइट साइड से या लेफ्ट साइड से A की तरफ आता है तो फंक्शन हो सकता है कि दो अलग अलग नंबर्स की तरफ अप्रोच करे. As it is clear from the graph which I am drawing here, suppose this is A, x is equal to A. अब फंक्शन का अपन ने ग्राफ बनाया, वो यहां आ गया और ऐसे यहां आ गया. दिस इज से L1 and this value is say L2.
तो x अगर राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन हमारा L1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। L1 को हमने बोला राइट इन लिमिट। x अगर a के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो यू कैन सी फंक्शन का ग्राफ L2 की तरफ आ रहा है, तो हमने बोला L2 इज द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। L1 and L2 in general are different, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इस केस में सपोज हमने ग्राफ ऐसा बना दिया एंड से दिस इज A। इस केस में जब x a की तरफ अप्रोच कर रहा है फंक्शन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स L। जब x a की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड अगेन फंक्शन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स L। इस केस में दोनों ही साइड से फंक्शन का वैल्यू L की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इन दिस केस L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L, दोनों सेम हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू L हो गया यहां पर, ठीक है। इनफैक्ट जब हम बोलते हैं एज x टेंड्स टू a, ओनली आपने ऐसा बोला, प्लस या माइनस नहीं लगाया, इसका मतलब x a की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट साइड और फ्रॉम लेफ्ट साइड, दोनों तरफ से ही। एंड इफ fx approaches towards L, then we say limit x tends to a f of x is equal to L. This is the meaning of limit. ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट, इसका मीनिंग यही होता है। इसका मीनिंग है अगर x a के नेबरहुड में, डिलीटेड नेबरहुड में है, तो fx जो है वो L के नेबरहुड में है। करेक्ट। लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू L का मीनिंग है एज x अप्रोचेस टुवर्ड्स a नॉट इक्वल टू a, फंक्शन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स L एंड कुड बी इक्वल टू L ऑल्सो। माइंड माई लैंग्वेज मैंने यूज किया x belongs to deleted neighborhood of a and fx belongs to neighborhood of L, then L is known as the limit x tends to a fx is equal to L। आगे समझ में? दिस इज द मीनिंग ऑफ लिमिट। अब ये वाला लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब L1 और L2 दोनों सेम हो जाएं, क्योंकि अगर दोनों तरफ से मान लीजिए यहां राइट साइड से अलग वैल्यू आ रही है, लेफ्ट साइड से अलग वैल्यू आ रही है फंक्शन की, तो ऑब्वियसली L1 एंड L2 आर सेपरेटली एग्जिस्टिंग, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं सेपरेटली, बट सिंस दे आर नॉट इक्वल वी कैन नॉट से दैट L डज एग्जिस्ट। तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होना चाहिए, और जब मैंने बोला सेम होना चाहिए इसका मतलब फाइनाइट होना चाहिए। करेक्ट। जब दोनों लिमिट सेम होंगी, फाइनाइट होंगी, तो हम बोलेंगे कि उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, दोनों फाइनाइट हो जाएं, दोनों डिफरेंट हो जाएं, दे आर नॉट सेम। हो सकता है कि दोनों में से एक इनफाइनाइट हो जाए, एक फाइनाइट हो जाए, हो सकता है कि दोनों इनफाइनाइट हो जाए, और हो सकता है कि दोनों फाइनाइट हो जाए बट सेम भी हो जाए। ऑल द पॉसिबिलिटीज आर देयर। जब दोनों फाइनाइट होंगी और दोनों सेम लिमिट्स होंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, देन ओनली वी से कि लिमिट ऑफ द फंक्शन डज एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेता हूं, उससे समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने ऐसा लिया
एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ले लिया। अब इसमें मुझे सपोज करो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 निकालना है। ओके अब 3 के नेबरहुड में मुझे सोचना पड़ेगा, 3 के नेबरहुड में इस फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है क्या? तब तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेपरेटली निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, यस इसका 3 के नेबरहुड में डेफिनेशन चेंज हो रहा है। 3 से थोड़ा सा ही बड़ा लेते ही ये 3 बन जाता है, लेकिन 3 से थोड़ा सा ही छोटा लेते ही ये एकदम से 2 हो जाएगा। ओके सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स ऐसे लिखेंगे, दिस इज राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कितना होगा? 4. 3 के राइट साइड में है x का वैल्यू। ठीक है, एज क्लोज टू 3 एज पॉसिबल, क्योंकि अप्रोच कर रहे हैं 3 की तरफ, तो 3 हो जाएगा इसका लिमिट। लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, अब बोलो कितना होगा? 2. 2, ये 2 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आ गया है। देयरफॉर वी विल से लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट 3 विल नॉट एग्जिस्ट। 3 पे इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयरफॉर वी से लिमिट x टेंड्स टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x does not exist. In fact, if you are a good thinker, you can think किसी भी इंटीजर पे इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हर इंटीजर पे इसका लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग ही आने वाला है। पक्का? बट अगर मैं इसको ऐसे चेंज कर दूं, नाउ limit x tends to 3.001 fx. Now what do you think? That means limit x tends to 3.0001 greatest integer of x. इस नंबर से थोड़ा बड़ा और थोड़ा छोटा सेम ही रहेंगे ना? सेम रहेगा। कितना आएगा? 3 थोड़ा बड़ा लेंगे तो 3 आ गया, वो तो समझ में आता है, लेकिन थोड़ा छोटा, आप 3 और इसके बीच में भी तो बहुत सारे नंबर्स हैं, तो थोड़ा छोटा लेते भी 3 आ जाएगा। आया समझ में? यस सर। ठीक है, इवन इफ यू मेक ये जो 3.001 है इसको 3.000000001 या इतना भी लिखोगे तब भी 3 आएगा। आप समझ में आया कुछ एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ द कॉन्सेप्ट? तो थिंकिंग बेस्ड इश्यू है यहां पर। ऐसे वैल्यू ले लेके नहीं सोचना है लिमिट के ऊपर बिल्कुल भी। पक्का? अब कई बार क्या होता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका भी जरा ध्यान से देखो। सपोज मैंने लिया अनदर एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, या फंक्शन ले लेता हूं 1/x, थोड़ा उससे एक्सप्लेन करना ठीक रहेगा। f of x इज इक्वल टू 1/x। ओके, नाउ इसमें ध्यान से देखो, अगर मुझे लिमिट x टेंड्स टू 0 निकालना है, x टेंड्स टू 0 f of x मुझे निकालना है, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए मेरी? हाउ विल आई थिंक? डू यू फील दैट राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से निकालना चाहिए हमें या नहीं?
कोई नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1/x कितना आ जाएगा? तो 0 नहीं, अरे 1/0 0 होते हैं। नहीं सर, वो नॉट डिफाइंड होता है। अरे नॉट डिफाइन क्या कर रहा है यार, तू 12th में आ गया। अभिमन्यु 11 तुम लोगों ने कितना खराब किया है, मैं सोच सकता हूं अब यहाँ पर। 1/0 बोलो ना क्या होगा? इन्फिनिटी। प्लस इंफिनिटी बोलना है क्योंकि 0 से बड़ा है ये नंबर। यू हैव टू मेंशन प्लस इंफिनिटी। इसका मतलब ये नहीं कि ये नंबर प्लस इंफिनिटी हो गया। दिस मींस जब x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो 1/x प्लस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये राइट हैंड लिमिट प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1/x माइनस इन्फिनिटी। माइनस इंफिनिटी। Obviously, plus infinity is not equal to minus infinity. In fact, infinity is not equal to infinity. तो लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा यहां पर। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लेकिन ये वाला डज नॉट एग्जिस्ट। एंड अगर मैंने फंक्शन ले लिया 1/x², नाउ व्हाट डू यू थिंक? लिमिट x टेंड्स टू 0 निकालना है मुझे। सर करेगा। What should I write? हाँ, सर करेगा। लिमिट एग्जिस्ट करेगा। कौन बोल रहा है? तन्मय? यस सर। क्या इंफिनिटी एग्जिस्ट करता है क्या? आंसर क्या होगा लिमिट का, ये पहले बता। सर प्लस इंफिनिटी। हाँ, लिमिट का आंसर प्लस इंफिनिटी, ये सही है, लेकिन इंफिनिटी एग्जिस्ट करता है क्या? नो सर। रियल लाइफ में इंफिनिटी एग्जिस्ट करता है क्या? नो सर, नहीं करेगा। अभी हाँ, तो फिर अगेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ रही थी इसलिए बोल रहा था। अब वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुझे बोलना इतना जल्दी जरूरी है फास्ट है? वही तो चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सटल चीजों को पकड़ना तो सीख। Therefore, limit does not exist. इस केस में भी डज नॉट एग्जिस्ट है, इस केस में भी डज नॉट एग्जिस्ट है, लेकिन दोनों केस अलग अलग हैं। यही मैंने समझाने की कोशिश की है यहां पर। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ जाएं, तब भी फाइनाइट आ जाएं, उसके बाद भी उसमें भी हम डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे, इसमें भी डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे। वन ऑफ द लिमिट इज इंफिनिटी, तब भी डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों लिमिट इंफिनिटी, तब भी डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट वर्ड का मीनिंग समझना है कि कहां पे बोलना है हमें, डज नॉट एग्जिस्ट। बट डज नॉट एग्जिस्ट का मीनिंग मतलब वर्ड एक ही है, लेकिन सब जगह उसका मीनिंग सेम नहीं है। आ गया समझ में? ठीक है, आगे इसका थ्योरी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Excuse